वीडियो में चैप्टर 20 से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पहले हमसे कहा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ आपको बताना है राष्ट्रपति है जो हमारे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। कि मतलब यहाँ पर बताया गया जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा होता है। डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट वोटिंग, अप्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा, जिसमें संसदों के दोनों सदनों के तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। मतदान गुप्त होता है। उसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जनता वोटिंग करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो नेता होते हैं वो वोट अपना करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ आपको बताना है जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करता है जो उसकी दृष्टि में लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा बनता है प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो ये हमारा नियुक्त करते हैं हमारे यहाँ पर जो है अपना राष्ट्रपति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर देखा आपको बताना है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का। तो वहाँ कौन वोट दे सकता है। तो यहाँ देखा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में मनोनीत विधायकों तथा मनोनीत सांसदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारा देखा जाए जो अपना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो 12 सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। बाकी जो अपना वोट दे के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में से कहा जाता है वित्तीय संकट क्या है, इसे कब लागू किया गया है। वित्तीय संकट का मतलब क्या होता है, पैसे को लेकर संकट। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान धारा 360 में वित्तीय संकट की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय स्थायित्व या किसी वित्तीय साख खतरे में है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय आदेश दे सकता है और राज्य सरकारी कर्मचारियों, जिनमें उच्च तथा सर्वोच्च अधिकारियों के जज भी सम्मिलित होते हैं, के वेतन और भत्तों में कमी के आदेश दे सकता है। वित्तीय संकट की घोषणा अब तक नहीं हुई है। कि अगर देश में देखा जाए पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत वगैरह आती है तो हमारे पर देखा है बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, जो भी होते हैं, उनके सैलरी से कुछ परसेंट काटा जाता है। लेकिन अब तक ऐसा जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है उसके अंदर क्या योग्यता नहीं चाहिए। तो यहाँ बताना है आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या योग्यता चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता है। प्रधानमंत्री पद के लिए केवल यही योग्यता निश्चित है कि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। संसद का सदस्य न होते हुए भी यदि लोकसभा बहुमत दल प्राप्त उसे अपना नेता मानता है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। फिर उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो पद त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार संसद का सदस्य होना प्रधानमंत्री के पद की कानूनी योग्यता बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 से कहा जाता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है। तो यहाँ आपको बताना है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और मंत्रिमंडल की वास्तविक कार्यपालिका है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। वह उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का प्रथम समर्थन प्राप्त है। लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो बैठते ही उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी कुल 13 दिनों पद पर रह सके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है। तो यहाँ आपको बताना है, उपराष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन होता है और इस दृष्टि से इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उनका सुचारू रूप से संचालन करता है। जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वह कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो ये हमारा देखा जाए उपराष्ट्रपति काम बनता है कि अगर इमरजेंसी में कभी जो राष्ट्रपति का जो पद है खाली हो जाता है कुछ समय के लिए, तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, क्या उन्हें दोबारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार है। राष्ट्रपति को दोबारा कितनी ही बार चुनने का अधिकार है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने स्वयं ही तीसरी बार चुने जाने से इनकार कर दिया था। तो ये हमारा बनता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और उन्हें कितनी बार भी चुना जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न में हमसे कहा जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल तथा महाभियोग क्या है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपने पद पर चुना जाता है और उन्हें महाभियोग का मतलब क्या होता है, उन्हें उनके पद से हटाना। जो यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं, अगर उन्हें अपना उनके पद से हटाना है तो उनके पद से हटाना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए क्या होता है, महाभियोग प्रक्रिया होती है जिसके जरिए उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उन्हें उनके दोबारा चुने जाने का अधिकार है और ऐसे में देखा जाए इससे पहले उन संसद उसे महाभियोग द्वारा अवदस कर सकती है, उन्हें उनके पद से हटा सकती है। यदि वह संविधान का उल्लंघन करे तो इस आधार पर एक सदन पर उस पर आरोप लगाता है और यह प्रस्ताव यदि 2/3 बहुमत पास हो जाए तो दूसरा सदन इस पर छानबीन करता है और यदि दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना जो अवदस करना पड़ता है। महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों हस्ताक्षर होने चाहिए, राष्ट्रपति को दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों में अपने पक्ष को स्पष्ट करने का अधिकार है कि राष्ट्रपति अपना चाहे तो अपनी सफाई रह सकते हैं। तो ये यानी कि मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना एक लंबी प्रक्रिया है जिससे महाभियोग के द्वारा उनको राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्य। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है कि भारत में जो अपना हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन कौन शक्ति होती है, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या होती है। तो इन सबको लेकर कहीं से भी कैसे सवाल वगैरह बन सकता है। तो इन सबको मैं आपको जो बारी बारी इन सब के बारे में बताऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा संसद का अधिवेशन बुलाना। तो यहाँ देखा है राष्ट्रपति का पहला हमारा काम क्या बन जाता है, राष्ट्रपति के कार्य तथा शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक के ऊपर विवाद होने के कारण राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और हर साल संसद के पहले अधिवेशन में दोनों सदनों को संबोधित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को भी मनोनीत कर सकता है यदि इस समुदाय के लोगों को लोकसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रपति देखा जाए 12 सदस्यों को अपना देखा जाए मनोनीत कर सकता है जिन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 12 सदस्य कौन से होना चाहिए, जिन्हें अपने क्षेत्र में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या कोई भी अपने क्षेत्र में कभी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हो, काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहा हो। तो ऐसे 12 सदस्यों को जो है अपना राष्ट्रपति जो है अपना मनोनीत कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश जारी करना। यदि किसी स्थिति की वजह से संसद नहीं चल रही हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। संसद का अधिवेशन शुरू होने के बाद यह अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह तक प्रभावित रह सकता है। यदि संसद चाहे तो इन्हें स्थायी कानून भी बना सकती है तथा इस अध्यादेश को अवधि से पहले समाप्त भी कर सकती है। 6 माह की अवधि के बाद यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सेना संबंधी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का सर्व सेनापति होता है। वह युद्ध तथा शांति की घोषणा करता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अदालत में सजा हो गई है तो वह व्यक्ति क्षमादान, सजा कम करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान दे सकता है। प्रदेशों के शासन पर नियंत्रण। राष्ट्रपति प्रदेशों के शासन को भी देखता है। वे देखता है कि उनका शासन संविधान के अनुसार संचालित हो। यदि किसी प्रदेश में शासन तंत्र विफल हो जाता है तो वह राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट मंगवाकर वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों, प्रदेशों के राज्यपाल, विदेशों में भारत के राजदूतों, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय अधिकार। बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। केंद्र तथा प्रदेशों के मध्य आय के विवरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही होता है। राष्ट्रपति सरकार को जरूरत पड़ने पर संसद से मंजूर किए गए बिना आकस्मिक निधि से धन दे सकता है। लोकसभा में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता। कानून संबंधी शक्तियाँ। संसद द्वारा बनाए गए कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी नहीं देता। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को अस्वीकार या अपने सुझावों के साथ बिल को वापस संसद को विचार के लिए लौटा सकता है। यदि संसद कोई परिवर्तन करे या राष्ट्रपति के सुझावों को मान कर दोबारा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होती है। संकटकालीन शक्तियाँ। युद्ध, आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यदि प्रदेशों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि राष्ट्र में कोई ऐसा वित्तीय संकट आ खड़ा हो तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री शक्तियाँ। हमने यहाँ पर देखा है, हमने राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी उनको जान लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा देखा जाए एक और महत्वपूर्ण पद बनता है, वो बनता है हमारा पर प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भी देखा है काफ़ी सारी शक्तियाँ होती है। तो यहाँ देखा जाए प्रधानमंत्री भी देखा जाए काफ़ी शक्ति होती है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है। विभागों का विवरण। मंत्रिपरिषद के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। वे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास या खास मंत्रियों को ही दे सकता है। लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा के सारे कार्य प्रधानमंत्री के निर्देशन में से संपन्न होते हैं। देश का बजट और अन्य सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशन ही तैयार किए जाते हैं। विदेश नीति का निर्माण। विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे शीत युद्ध के समय भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत की विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंचशील समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर ये समझौता हुआ था। आर्थिक नीति का निर्माण। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आर्थिक नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत की जो उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है उसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव तथा श्री वाजपेयी जी को जाता है। महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा। देश में जितनी भी महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा होती है वह सब प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जैसे भारत की विदेश नीति,
आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीतियों की महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। शासन के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना। प्रधानमंत्री शासन का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। जब संसद के किन्हीं दो सांसदों या मंत्रियों के बीच या उनके किसी बयानों के कारण कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आमतौर पर विवाद को सुलझाने के लिए या विपक्ष और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को यहाँ पर जवाब देना होता है। तो हमारा देखा जाए प्रधानमंत्री क्या होता है, एक हमारे देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मंत्रिपरिषद को भंग करना। यदि कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करता है या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को त्याग पत्र ले सकता है। प्रधानमंत्री खुद त्याग पत्र देकर भी मंत्रिपरिषद का अंत कर सकता है। उसका त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। विभागों में परिवर्तन। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होता है तो वह उसके विभाग को बदल सकता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए अगर कोई यहाँ पर मंत्री है और वो मंत्री अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या ठीक उसमें काम में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे में जो मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जा सकता है और किसी मंत्री को दूसरा मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय को कुछ और मंत्रालय दे सकते हैं या आपस में उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। देश का सबसे शक्तिशाली नेता। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली नेता होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण उसके परामर्श पर ही किया जाता है। उसका मंत्रिपरिषद के ऊपर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण होता है। देश में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि आम चुनाव और प्रदेशों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री का ही नाम पर होते हैं। दोस्तों देखा जाए अभी तक मैं देखा है आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ और यहाँ आपको करना है क्या है, आप इन क्वेश्चन आंसर को दोबारा से अच्छे से करिए ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ सके। और यहाँ देखा जाए मैंने आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए मैं आपसे किसी तरह की पेमेंट वगैरह नहीं लेता हूँ और आपके लिए सब कुछ क्या है यहाँ पे एजुकेशन को लेके अपना फ्री है यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। लेकिन साथ में देखा जाए बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत क्या है आपके दोस्तों को भी है कि आपने जो है बार बार इनकी तैयारी करिए पढ़िए ताकि आपके पास में चांस बढ़ सके, आपकी परसेंटेज अच्छी आ सके। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो भी उनकी भी क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत है आपके दोस्तों को भी ज़रूरत है इन वीडियो की। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों।